अगर आप अपनी स्किन को इन्हेंस करना चाह रहे हो, स्किन की बेसिक हेल्थ इम्प्रूव करना चाह रहे हो, तो हाइड्रा फेशियल है, कार्बन फेशियल है, बहुत खूबसूरत इफ़ेक्ट आता है उसका। वाइटनिंग जो क्रीमें यूज़ करते हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वाइटनिंग क्रीमें जो है ना वो एक बहुत बड़ा कर्स है। स्किन पे एक बार कर दी है ना, यूज़ करना शुरू कर दी है, तो उसके बाद आपकी स्किन ना तो पहले जैसी रहेगी, अच्छा, और ना वो इम्प्रूव होगी। वो क्रीमें आपकी स्किन को थिन कर देती हैं। अच्छा। इतना थिन कर देती है कि अंदर से ब्लड वेसल नजर आनी शुरू हो जाती है। अस्सलामुअलैकुम, आवाम वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ केयर विद आगाशा खान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी डिस्कशन करते हैं जो ना सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी ग्रूम करता है। आजकल ब्यूटी को इन्हेंस करने के बहुत सारे प्रोसीजर ट्रीटमेंट्स आ गए हैं और हमें पता नहीं है कि कौन सा प्रोसीजर, कौन सा ट्रीटमेंट हमारे लिए सूटेबल है, हमारे लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हर पर्सन की स्किन जो है वो डिफरेंट होती है। ना सिर्फ लड़कियां बल्कि अब तो ये मर्दों में भी बहुत ज़्यादा जो है वो इन हो गया है, क्योंकि अब वो भी चाहते हैं कि वो भी खूबसूरत दिखे और उनकी स्किन भी जो है वो फ्रेश दिखे। मेरे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं प्रोफेशनली वो एस्थेटिक फिजिशियन हैं और इसके साथ कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं। इनको प्रैक्टिस करते हुए 10 साल से ज़्यादा हो गया है और इसके साथ साथ वो NEJK क्लिनिक के नाम से जो है वो रन कर रही हैं। डॉक्टर बिनेश रांझा, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हमें करने चाहिए और वो कैसे होते हैं और उनके क्या फ़ायदे और नुकसानात होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? बहुत वेलकम आपका इस शो में। थैंक यू सो मच। अच्छा मिस, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एस्थेटिक जो प्रोसीजर्स होते हैं वो क्या उनमें सर्जरीज भी होती हैं? क्योंकि ये बड़ी एक मिसकंसेप्शन है कि जो ये प्रोसीजर होते हैं इसमें सर्जरीज वगैरह भी किसी तरह से होती हैं, तो पहले थोड़ा सा प्लीज़ इसको क्लियर कीजिएगा। अच्छा, जिस तरह की आप खुद कह रही हैं कि एक मिसकंसेप्शन है कि सर्जरीज भी इंक्लूडेड हैं। सर्जरीज जो भी इसके अंदर आती हैं ब्यूटीफाई करने के लिए, आपकी फेस को राइनोप्लास्टी है, वो सब सर्जन्स करते हैं, प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। एस्थेटिशियन नहीं करते, एस्थेटिक फिजिशियंस वो नहीं करते। एस्थेटिक फिजिशियंस नॉन इन्वेसिव काम या मिनिमली इन्वेसिव काम करते हैं। दे आर नॉट इनटू सर्जरीज। लड़कियों में, औरतों में ये ज़्यादा है, तो अब मैं देखती हूँ कि मर्दों में भी ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और हर कोई इंसान चाहता है कि हम खूबसूरत दिखें, हमारी स्किन फ्रेश हो, और ख़ास तौर पे एज के साथ साथ जो एक एजिंग का इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है उसमें भी लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो बताइएगा कि कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं, कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि हमारी ब्यूटी को इन्हेंस कर सकती हैं, क्योंकि दे आर सो मेनी, तो उनके बारे में थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा। प्रोसीजर्स ब्यूटी के लिए डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने आप को ब्यूटीफाई करना चाह रहे हो। ठीक है। अगर आप अपनी स्किन को इन्हेंस करना चाह रहे हो, स्किन की बेसिक हेल्थ इम्प्रूव करना चाह रहे हो, तो हाइड्रा फेशियल है, कार्बन फेशियल है, ठीक है। उसके साथ आप अब बहुत खूबसूरत इफ़ेक्ट आता है उसका। उसके बाद अगर आपकी स्किन पे रिंकल्स आ गई हैं, विद एज आ गई हैं रिंकल्स, तो उनके लिए बोटॉक्स से यूज़ होता है। इसके अलावा अगर आपका फेस बहुत वाइड है तो उसके अंदर अब बोटॉक्स लगते हैं। बोटॉक्स से आप झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं, वाइड फेस स्लिम बिल्कुल हो जाता है। इसी तरह जहाँ पे अब हॉलोनेस हो जाती है विद एज, आपका मसल जो है मैस वो भी कम हो जाता है और फैट भी कम हो जाता है फेस के ऊपर, तो उसको फिल करने के लिए हम फिलर्स यूज़ करते हैं। फिलर यूज़ करते हैं, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं फेस में बेसिकली की जाती है। मैंने देखा है कि बहुत सी लड़कियां इस वजह से रिजेक्ट हो जाती हैं क्योंकि वो गोरी नहीं है, उनका कलर साफ़ नहीं है। तो इस सिलसिले में ये वाइटनिंग इंजेक्शन जोन से हैं, ये आजकल जो है वो हर क्लिनिक में या इस तरह से इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो क्या ये सही होते हैं? क्या इससे वाकई में वाइटनेस आपके फेस पे या आपके बॉडी में आ जाती है? क्या ये वैलिड हैं? दवाइयाँ लेने जाते हैं आप, किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी की लेते हैं, किसी भी ड्रग स्टोर पे जाके लेते हैं, तो वो डिफरेंट फॉर्म्स में आती है। ज़रूरी नहीं कि वो एक ही नाम से आए, लेकिन इसका जो जेनरिक पार्ट है वो एक ही होता है।
और ये इफ़ेक्टिव होते हैं, लेकिन अच्छा। ये नहीं होता कि आप एक इंजेक्शन लगवाएं और आप ओवरनाइट गोरे हो जाएं। अच्छा। ये इंजेक्शन, इसके सेशंस होते हैं। ओके। उन सेशंस के बाद आफ्टर लाइक मे बी 7-8 सेशंस अच्छा। आपके जो ठीक है। स्किन टोन है इम्प्रूव हो जाती ठीक है। है। लेकिन अगर ये सिर्फ गोरेपन को ना भी देखा जाए तो ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये अच्छा। आपकी बॉडी को पूरी तरह प्रोटेक्ट करते हैं। आपके लिवर के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके बाल के लिए बहुत अच्छे हैं। ओके, यानी ये एक Effective। नॉर्मल और गोरा बंदा भी इसको करवा सकता है है, जिसका कलर साफ है वो उसको भी। उसकी पिगमेंटेशन हुई हुई है, पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारी अच्छा, तो ये जो लोग वाइटनिंग जो क्रीमें यूज करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वाइटनिंग क्रीमें जो है ना वो एक बहुत बड़ा कर्स है। अच्छा। अगर आपने अपनी स्किन पे एक बार कर दी है ना, यूज करना शुरू कर दी, तो उसके बाद आपकी स्किन ना तो पहले जैसी रहेगी, अच्छा, और ना वो इम्प्रूव होगी। आपके पास तो बड़े लोग ऐसे आते होंगे जो क्रीमें लगा के और फिर वो चाहते हैं कि उनके लेजर के थ्रू रिजुविनेट कर दें। अच्छा। किसी तरीके से इम्प्रूवमेंट आ जाए, नहीं आ सकती। क्योंकि वो क्रीमें आपकी स्किन को थिन कर देती हैं। अच्छा। इतना थिन कर देती है कि अंदर से ब्लड वेसल नजर आनी शुरू हो जाती है। तो अब उसके ऊपर स्किन तो नहीं लगाई जा सकती, बिल्कुल। तो ठीक है। वो स्किन का बहुत बुरा हाल हुआ। तो फिर उनके लिए कुछ है कि कोई ट्रीटमेंट वगैरह, या उनको टाइम ज़्यादा लगता है? उनको टाइम ज़्यादा लगता है। जब वो आते हैं तो उनको देखते हैं और उनको टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन ये कि दिस इज अ बिगेस्ट नो टू वाइटनिंग क्रीम्स। ओके। कुछ भी हो जाए, डोंट यूज वाइटनिंग क्रीम्स। इट वुड बी द वेरी इजीएस्ट वे। इजीएस्ट वे है कि आप क्रीमें लगाओ और बस गोरे हो जाओ। वो कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। हाँ, एग्जैक्टली। तो इजीएस्ट वे है, तो जरूर गलत होगा। इसमें स्टीरॉइड डाले होते हैं, इसमें सारा कुछ डाला होता है। अब जब तक आप गोरे होते हैं, आपकी स्किन उड़ चुकी होती है। हाइड्रा फेशियल आजकल द मोस्ट ट्रेंडिंग पे है। मैं देखती हूँ कि हर पर्सन जो है, चाहे वो मेल है फीमेल है, इसको करते हैं। तो इसके थोड़े से हमें बताएं कि क्या ये वाकई में इसके फ़ायदे होते हैं, या फिर ये सिर्फ वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, अगर सूट कर दें। क्योंकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें रहा हुआ है कि मैंने जब ये लिया था, ट्रीटमेंट लिया था हाइड्रा फेशियल का, तो उसके बाद मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी। पैचेस से जैसे ड्राइनेस की हो जाती है, वो मेरी पूरी स्किन पे हो गए थे। तो मेरा तो बड़ा ही वर्स्ट एक्सपीरियंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके साथ है। हाइड्रा फेशियल अगर आप तरीके से करें, देखें हर काम हुनर से करने की ज़रूरत होती है। अगर आपको नॉलेज है तो आप काम कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपके पेशेंट की स्किन टाइप क्या है, वो ऑयली टाइप है, ड्राई टाइप है, तो उस हिसाब से आप सीरम यूज़ करेंगे, उस हिसाब से आप उसके अंदर क्रीम यूज़ करेंगे, मास्क यूज़ करेंगे, आप एसिड यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपके पेशेंट और आप मिस हैंडलिंग कर रहे हैं, तो वो पेशेंट की तो नहीं होगी, बिल्कुल स्किन इम्प्रूव नहीं होगी। वरना तो हाइड्रा फेशियल के बाद स्किन इतनी प्लम्प और इस तरह की होती है कि लोग कहते हैं कि हम सन ब्लॉक भी नहीं लगाना चाहते। अच्छा। हम ऐसे ही रखना चाहते हैं अपनी स्किन, इतनी अच्छी स्किन हो जाती है, इतनी रिफ्रेशिंग हो जाती है, रिफ्रेशिंग प्लम्प, बिल्कुल फ्रेश स्किन हो जाती है। अच्छा, पीआरपी हेयर की भी होती है, फेस की भी होती है, लेकिन यहाँ पे हम फेस की पीआरपी की बात करेंगे, उसके बारे में। यानी कि उसमें कोई माइक्रो नीडलिंग या कुछ इस तरह से है, तो वो क्या वो इफेक्टिव होती है? क्या उससे दोबारा से रीजनरेट हो जाती है स्किन? पीआरपी का स्टेप वाइज प्रोसीजर है। आपने पहले पीआरपी बनानी है, फिर आपको अगर बनानी आती है, इसमें मेरे ख्याल से प्लाज्मा शायद बनाती हैं आपके ब्लड का, प्लाज्मा आप ही का ब्लड ड्रॉ करते हैं, उसमें से प्लाज्मा रिच, वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा अलहदा करते हैं, सेपरेट करते हैं। उसके बाद उसको लेके आप 2 प्रोसीजर्स होते हैं। एक होता है वैम्पायर फेशियल और एक होता है वैम्पायर फेशियल लिफ्ट। सही, ये 2 प्रोसीजर होते हैं फेस के ऊपर। अगर आप वैम्पायर फेशियल, जो कि वो माइक्रो नीडलिंग आप करते हैं, जी बिल्कुल, उससे आपकी स्किन एक बार बिल्कुल रेड और लगता है डैमेज हो गई है। आपने इतना वो सीरम डाल के आप उसको एब्रेसिव वो करते हैं, ठीक है, ताकि वो ऑलमोस्ट आप उसको डैमेज कर देते हैं सुपरफिशियल लेयर को। अच्छा, और उसके ऊपर आप सीरम यूज़ करते हैं। दूसरा होता है जिसमें आप सीरम इंजेक्ट करते हैं,
ठीक है। सिरिंज के साथ, उसको फेशियल लिफ्ट कहते हैं। वो एंटी एजिंग है। वो जब आपकी एज ज़्यादा हो जाती है तो आप वो करवाते हैं, उससे आपकी फेस दोबारा लिफ्ट हो जाता है। जो लटका हुआ या ढलका हुआ फेस है वो दोबारा आ जाता है। अच्छा, तो क्या इसकी इन ट्रीटमेंट्स की कोई स्पेसिफिक एज भी होती है? और जो अगर एजिंग के लिए जो इसको यूज़ करना चाहिए तो उनके लिए कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा? एजिंग के लिए अगर आप ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो जो फेशियल लिफ्ट है वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। लेकिन माइक्रो नीडलिंग भी अगर आप उसी एक पेशेंट के ऊपर आप साथ माइक्रो नीडलिंग भी कर दें तो उसकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। डार्क स्पॉट्स हैं, एज स्पॉट्स हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, उसके फ्रैकल्स ख़त्म हो जाएंगी। तो आप एक ही उसके प्रोसीजर में उसके 2 बेनिफिट्स दे सकते हैं। अच्छा, तो ये क्या कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स का होता है? ये तब कॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है, जब ये एंटी एजिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। और अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, कोई यंग एज का है, लाइक कोई 20s में है या 25 में है, तो उनके लिए भी कोई कॉम्बिनेशन होगा? बिल्कुल होता है कॉम्बिनेशन। एक्नी स्कार्स के लिए होता है। हाँ, लड़कियों को एक्नी का बहुत प्रॉब्लम है। एक्नी और एक्नी स्कार्स के लिए होता है और इसका बहुत खूबसूरत रिजल्ट आता है। अच्छा, उन जिनकी एक्नी होती है, जिन लड़कियों की एक्नी होती है और उनका एक्नी स्कार्स ऐसे जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। ये किस ट्रीटमेंट की आप कर रही हैं? ये है PRP। अच्छा, माइक्रोनीडलिंग विद माइक्रोनीडलिंग। विद माइक्रो, ये इस ट्रीटमेंट से जो एक्नी प्रोन आपकी जो स्किन होती है जिन पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल शायद डाइट इस तरह से है, आप माशाल्लाह से डॉक्टर भी हैं, आपको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे, आप फैट ज़्यादा लेंगे तो ऑब्वियसली आपकी फेस के ऊपर आएगी। मुझे तो बस ये है कि अगर मैं कहीं ट्रीटमेंट के लिए जा रही हूँ तो मेरी तरह शायद और लोग भी होंगे जो कहेंगे कि बस एक पहले सेशन में या दूसरे सेशन में ख़त्म हो जाए। अगर किसी की स्किन फ्रेश है, उसके सिर्फ हाइपर पिगमेंटेशन थोड़ी सी हुई है, थोड़ा सा उसका स्किन टैन हुई हुई है या डेड है, स्किन डेब्रेस हुई हुई है, तो उसका एक सेशन में हो जाएगा। अच्छा, एक सेशन में पॉसिबल है। लेकिन अगर एक्नी स्कार है तो 3-4 सेशन भी लग जाएंगे। जो एंटी एजिंग वाले हैं उनको हम के बार बार बुलाते हैं क्योंकि इससे कोलेजन बनता है, इलास्टिन बनता है, तो उनकी स्किन खुद से रिन्यू होती है। अच्छा, तो अब ये शौक तो हर बंदे को ही होगा और लेकिन उसके साथ साथ अब इसकी कॉस्ट भी है, तो ये बताइएगा कि ये कितना कॉस्टली प्रोसीजर्स हैं और क्या कोई नॉर्मल पर्सन इसको अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं, नॉर्मल पर्सन अफोर्ड कर सकता है, लेकिन और कॉस्ट इसकी इज़ एज जेन्युइन एज द प्रोसीजर इटसेल्फ इज। इसके लिए प्रोसीजर करते हुए 1.5 घंटे का ऑलमोस्ट टाइम लगता है। ठीक है। और 1.5 घंटे के टाइम के ऊपर जो कॉस्ट आती है उस हिसाब से आती है। अफोर्डेबिलिटी के जहाँ तक अफोर्डेबिलिटी का ताल्लुक है, इट्स वेरी इजी टू अफोर्ड एंड इट्स इजी टू पे and it is as good as the treatment is. थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि हर इंसान खूबसूरत दिखना चाहता है और वो चाहता है कि हमारी हर जगह तारीफ़ हो, हमारी स्किन से रिलेटेड और ये सारी चीज़ें वो चाहता है अपने आप के साथ करना। तो लेकिन कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं ट्रीटमेंट्स को लेके। वाइटनिंग जैसे मैंने क्रीम की बातें हमने की हैं, तो वो चीज़ें तो कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के सेशन में वो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और आपको आइडिया हुआ होगा कि आपने किस ट्रीटमेंट की तरफ जाना है और आप इसके लिए किसी बेस्ट वैलिड पर्सन को कंसल्ट कर सकते हैं जो कि मौजूद होते हैं। आप अपने तरीके के साथ जो है वो उनको कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नई टॉपिक के साथ नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।